प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगला गद्यांश देखेंगे। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी के कारण वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड से क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। अब इसका व्याख्या आप लोग ध्यान से सुनेंगे। लेखक का मत है कि जो युवा है और जिन्होंने अभी तक जीवन के संघर्षों का सामना नहीं किया है, उन्हें संसार सुंदर, आकर्षक और मनमोहक लगता है। इसीलिए वे सांसारिक सुखों में लिप्त रहना चाहते हैं। जो वृद्ध हो गए हैं और अपने चंचल बाल्यकाल और मोहक युवावस्था को पीछे छोड़ आए हैं, वे वृद्ध अपने अतीत की स्मृतियों में डूबे रहना चाहते हैं। अतीत को याद करना उन्हें अच्छा लगता है। इस प्रकार वृद्ध अपने अतीत के स्वप्नों में खोया रहता है और युवक अपने भविष्य की उज्जवल कल्पना में। दोनों में से कोई भी अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। युवक भावी जीवन की ऊंची ऊंची कोरी कल्पनाओं में से अपना मन बहलाया करता है और वृद्ध बीते दिनों और बीते पलों को याद कर करके दुखी होता रहता है। युवक की अभिलाषा होती है कि वह उनके स्वप्नों का भविष्य किसी भी तरह उनके वर्तमान में उतर आए, अर्थात उनकी कल्पनाएं वर्तमान में यथार्थ का स्वरूप ग्रहण कर ले। वृद्धों की आकांक्षा होती है कि उनके अतीत के सुनहरे दिन किसी प्रकार वर्तमान में लौटकर आ जाएं, जिससे उनका वर्तमान सुखी हो सके। अपने उत्साह एवं उत्तेजना के कारण युवक प्राचीन परंपराओं में क्रांति लाना चाहते हैं, जबकि वृद्ध अतीत की महान परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच यही स्थिति तनाव का कारण बनती है और दोनों के बीच रस्साकसी सी चलती रहती है। इसी कारण वर्तमान काल हमेशा क्षुब्ध अर्थात दुखी रहता है और इसी कारण वर्तमान युग सदैव सुधार का युग रहता है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, जीवन संग्राम का आशय स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ, जीवन संग्राम से आशय जीवन के संघर्षों से है। एक और क्वेश्चन बन सकता है, वृद्ध और तरुण दोनों अपने वर्तमान से क्यों असंतुष्ट रहते हैं। तो इसका उत्तर है, वृद्ध अपने अतीत के जीवन मूल्यों को आदर्श मानते हैं, अतः वे वर्तमान के युवकों के नए चलन को हेय दृश्य देखते हैं। इसी प्रकार युवा अतीत पर आधारित वर्तमान परंपराओं और निजी आदर्शों को निरर्थक मानकर अपनी भविष्य की नवीन सोच को वर्तमान में क्रियान्वित करना चाहते हैं। इस प्रकार दोनों अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। वर्तमान क्षुब्ध क्यों बना रहता है। इसका उत्तर है, तरुण पुरातन परंपराओं से विद्रोह करके उन्हें समूल उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं और वृद्ध अपने अतीत को वर्तमान में फलीभूत होते देखकर उसको भविष्य के लिए बचाए रखना चाहते हैं, जबकि दोनों अपने अपने प्रयासों में पूर्ण सफल नहीं हो पाते। इसीलिए वर्तमान दोनों के लिए क्षुब्ध बना रहता है। वृद्ध और युवाओं की सोच का मूलभूत अंतर क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वृद्ध और युवाओं की सोच का मूलभूत अंतर यह है कि वृद्ध अपने अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं और युवा भविष्य को वर्तमान में साकार करना चाहते हैं। अब अगला गद्यांश देखेंगे। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का
अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं, नए नए सुधार होते जाते हैं। न दोषों का अंत, न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए और उन सुधारों का फिर न सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। इसका मैं आपको व्याख्या बता रहा हूँ। व्याख्या आप लोग ध्यान से सुनेंगे, संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। आदिकाल से ही समाज में बुराइयां व्याप्त रही हैं। उनको दूर करने के लिए समय समय पर समाज सुधारक महापुरुषों ने अवतार लिए और समाज की ये बुराइयां कभी दूर नहीं हुई। क्योंकि एक बुराई को दूर किया जाता है तो 4 नई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे हम आज अच्छाई मानकर स्वीकार करते हैं। परिस्थितियों के बदल जाने पर कल वही बुराई बन जाती है। इस प्रकार मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा कोई भी काल नहीं हुआ जब समाज बुराइयों से मुक्त रहा हो और समाज में किसी सुधार की आवश्यकता की अनुभव न किया गया हो। इन्हीं बुराइयों को दूर कर समाज को सुधारने के लिए कभी महात्मा बुद्ध, स्वामी महावीर जैसे तपस्वियों ने समाज को नई राह दिखाई, तो कभी राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे विद्वान पुरुषों ने समाज में नव प्राण फूंके। किंतु कभी समाज में सुधारों का अंत नहीं हुआ। इसी कारण समाज सुधारकों के निरंतर आविर्भाव के कारण उनकी गणना कभी समाप्त नहीं होती। महात्मा गांधी के पश्चात भी प्रत्येक नगर और गांव में समाज सुधारकों के नए नए दल विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार मानव समाज नए नए सुधारों के साथ प्रगति के पथ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। इसी तरह लगातार दोषों का निराकरण होता जाता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और उसमें नई नई बुराइयां उत्पन्न होती हैं। फिर उनके नए नए सुधार खोजे जाते हैं। इस प्रकार दोषों और सुधारों की यह परंपरा अबाध गति से चलती रहती है। न दोषों का अंत होता है और न ही सुधारों का। सुधार यदि सदैव सुधार ही रहे तो शायद दोष और सुधार की यह परंपरा समाप्त हो जाए। किंतु जो आज सुधार है कल वही दोष बन जाता है और उनमें फिर से नए सुधार की आवश्यकता होती है। इन दोषों तथा सुधारों के कारण ही समाज प्रगतिशील बना रहता है और हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, सभ्यता और संस्कृति के नए आयामों के साथ। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि समाज में समाज सुधारकों की गणना क्यों समाप्त नहीं होती? तो इसका उत्तर लिखेंगे, समाज में क्योंकि कभी भी सुधारों की आवश्यकता समाप्त नहीं होती, इसलिए उन सुधारों के लिए समय समय पर अनेक समाज सुधारक आगे आते रहते हैं और इस प्रकार उनकी गिनती आगे बढ़ती रहती है और वह कभी समाप्त नहीं होती। एक क्वेश्चन और, दोषों का अंत क्यों नहीं होता? तो आज जो सुधार होता है कल परिस्थितियों के परिवर्तन हो जाने पर वही दोष बन जाता है, इसीलिए दोषों का कभी अंत नहीं होता। जीवन प्रगतिशील कैसे बना रहता है? तो इसका उत्तर, नए नए दोषों के उत्पन्न होने पर नए नए दोषों के और उनमें नए नए सुधारों के लिए समाज के प्रयत्नशील रहने के कारण जीवन निरंतर प्रगतिशील बना रहता है। अगला गद्यांश हम लोग देखेंगे। इस पाठ का अंतिम गद्यांश है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ भी समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों
के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा, बस मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। हिंदी साहित्य में आजकल प्रगतिशील साहित्य का सृजन किया जा रहा है। प्रगतिशील साहित्यकार यह समझ रहे हैं कि उनके द्वारा जिस साहित्य का सृजन किया जा रहा है उसमें भविष्य का गौरव निहित है, किंतु कुछ समय बाद उनके द्वारा रचित प्रगतिशील साहित्य भी अतीत की वस्तु बन जाएगा। जैसे छायावादी काव्य वर्तमान में अतीत का विषय बन गया है। आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं, वे भी वृद्ध होकर निश्चित रूप से अतीत की स्मृतियों में खो जाएंगे। तरुणों का स्थान भविष्य में नई पीढ़ी के बच्चे ग्रहण करेंगे और तरुण भी बूढ़े होकर अतीत की स्मृतियों में खोए रहेंगे। युवाओं के भविष्य के स्वप्न जब तक साकार होंगे तब तक वे वृद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार युवा और वृद्ध दोनों ही केवल